नीलपुर नाम का एक सुंदर सा गांव था। चारों ओर हरियाली, सादगी और मिट्टी की खुशबू फैली रहती थी। इसी गांव में केशव नाम का एक किसान रहता था। केशव बेहद मेहनती, ईमानदार और संतोषी इंसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन उसी जमीन को वो अपनी दुनिया मानता था। कच्चे घर के आंगन में सुबह की धूप फैल रही थी, चूल्हे पर रोटियां सिक रही थीं और घर में साधारण लेकिन अपनापन भरा माहौल था। अरे जी, जल्दी खाना खा लीजिए, खेत पर भी जाना है। और आज आप कुछ ज्यादा ही बेचैन लग रहे हैं, बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे हो। राधा, दिल कुछ अजीब सा घबरा रहा है। आज मुझे ठाकुर साहब ने अपने घर बुलाया है, जल्दी निकलना होगा। ठाकुर साहब ने? अचानक ऐसा क्या काम पड़ गया कि सुबह सुबह बुलावा आ गया? पता नहीं राधा, हो सकता है फसल या मजदूरी को लेकर कुछ बात करनी हो। ठाकुर साहब बिना वजह तो किसी को बुलाते नहीं। बस आप ध्यान रखिएगा, बड़े लोगों के दरबार में किसान की बात कब और कैसे पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तुम बेकार में ही चिंता करती हो। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मेहनत और सच्चाई के सहारे ही तो जिंदगी चल रही है। हाँ जी, मगर फिर भी आप समय से लौट आइएगा, आजकल रास्ते भी ठीक नहीं रहते। ठीक है, तुम्हारी बनाई रोटी खाकर जा रहा हूँ, अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। राधा के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी और केशव के मन में अनजाना डर और उम्मीद दोनों एक साथ चल रहे थे। आओ केशव, कैसे हो? खेती बाड़ी कैसी चल रही है? सब ठीक है मालिक, बस इस बार सोच रहा हूँ कि बेटे को शहर पढ़ने भेजूं। उसके लिए बहुत पैसा चाहिए केशव। मेहनत कर रहा हूँ मालिक, ऊपर वाले पर भरोसा है। मेरी गेहूं की बोरियां नगर पहुंचानी है। अगर तुम ये काम कर दो तो मेरी 4 बीघा जमीन इस साल तुम्हारी। मालिक, ये तो बहुत बड़ा एहसान है। क्या हुआ जी? ठाकुर साहब ने खेती के लिए 4 बीघा जमीन दी है। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। बाबा, लौटते समय मेरे लिए कचौड़ी ले आना। जरूर लाऊंगा बेटा। सूरज अब ढलने की ओर था। केशव अपनी बैलगाड़ी में गेहूं की भारी बोरियां लादे कच्चे रास्तों से होता हुआ नगर की ओर बढ़ रहा था। बैलों की चाल धीमी थी, लेकिन केशव का मन उम्मीदों से भरा हुआ था। रास्ते भर वो यही सोचता रहा कि ये मेहनत उसके बेटे के उज्जवल भविष्य की नींव बनेगी। कुछ ही देर में केशव नगर के बाजार में पहुंचता है। चारों ओर दुकानों की चहल पहल, लोगों की आवाजाही और सौदेबाजी का शोर था। गांव की शांति से बिल्कुल अलग नगर की ये भीड़ केशव को थोड़ा अजीब लगती है। अरे केशव, इधर आओ भाई, यहीं खड़ी कर दो बैलगाड़ी। राम राम मालिक, ठाकुर प्रताप सिंह का सामान है, सारी बोरियां संभाल कर रखवाइएगा। तुम निश्चिंत रहो, यहाँ उनका माल पूरी जिम्मेदारी से रखा जाता है। केशव खुद अपने हाथों से एक एक बोरी उतरवाता है ताकि कहीं कोई कमी न रह जाए। वो बार बार बोरियों को गिनता है और हिसाब मिलाता है। बस मालिक, सारी बोरियां पूरी हैं। अच्छा किया केशव, तुम दूर गांव से आए हो, थोड़ा आराम कर लो, कुछ जलपान भी कर लेना। नहीं मालिक, बहुत देर हो रही है, अंधेरा होने से पहले मुझे घर लौटना है। जैसा तुम्हें ठीक लगे। ठाकुर साहब से कहना कि उनका अनाज सुरक्षित है। जी मालिक, मैं जरूर कह दूंगा। काम पूरा कर केशव बैलगाड़ी मोड़ता है। थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी, लेकिन मन में काम पूरा होने की तसल्ली भी थी। भाई जरा रुको, बेटे के लिए कचौड़ी लेनी है। एक कचौड़ी 2 रुपए की है। 6 दे दो। बाबा, कचौड़ी। इतनी देर क्यों हो गई? काम में देर हो गई थी। पड़ोसी भैरव को केशव की तरक्की पसंद नहीं आई। अब ये अमीर बन जाएगा, हमें कुछ करना होगा। फसल पकने दो, फिर देखेंगे। रात गहराती जा रही थी। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। चारों ओर सन्नाटा पसरा था, बस कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी जाती थी। इसी अंधेरे में भैरव के मन में जलन और नफरत की आग और भड़क उठी। अगर केशव की ये फसल कट गई तो वो हमेशा के लिए हमसे आगे निकल जाएगा, फिर कोई उसकी बराबरी भी नहीं कर पाएगा। नहीं, ये मैं होने नहीं दूंगा। भैरव चुपचाप अपने घर से निकलता है, हाथ में लाठी, कंधे पर बोरी और साथ में कुछ पालतू जानवरों को हाँकता हुआ वो केशव के खेत की ओर बढ़ता है। हर कदम पर वो चारों ओर देखता है कि कहीं कोई उसे देख न ले। आज रात सब खत्म हो जाएगा। वो जानवरों को केशव के खेत में छोड़ देता है। भूखे जानवर पकी हुई फसल पर टूट पड़ते हैं। कुछ ही पलों में हरी भरी फसल रौंदी जाने लगती है। इतने पर भी भैरव का मन नहीं भरता। वो अपनी बोरी से जहरीली दवा निकालता है और फसल पर छिड़काव करने लगता है। अब देखता हूँ कैसे बचती है तेरी मेहनत। हवा के साथ जहर की बूंदें पूरे खेत में फैल जाती हैं। कुछ ही देर में खेत
जो कभी उम्मीदों से भरा था, बर्बादी का गवाह बन जाता है। काम पूरा होते ही भैरव जल्दी जल्दी जानवरों को वहां से हटा देता है और खुद एक पेड़ के पीछे छिपकर खेत को आखिरी बार देखता है। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, सब किस्मत का खेल लगेगा। अंधेरे में भैरव वहां से निकल जाता है, लेकिन उसके पीछे रह जाती है केशव की उजड़ती हुई मेहनत और एक आने वाला बड़ा तूफान। सब खत्म हो गया जी। किसी ने जानबूझकर ये किया है। हम हार नहीं मानेंगे। मुझे पैसे चाहिए। फसल बर्बाद हो गई मालिक। बहाने मत बनाओ, जमीन मेरी हुई। जमींदार के अत्याचार के बाद केशव का परिवार बेघर हो चुका था। सिर पर न छत थी, न हाथ में कोई सहारा। तीनों गांव की सीमा पार करते हुए कच्चे रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। शाम ढल चुकी थी और आसमान में उदासी छा गई थी। बाबा, बहुत दूर चल आए हैं, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। बेटे की आवाज केशव के दिल को चीर गई। उसके कदम वहीं ठिठक गए। हे भगवान, मैं कैसा पिता हूँ जो अपने ही बच्चे का पेट नहीं भर पा रहा। जी, खुद को संभालिए। मोहन बेटा, थोड़ी देर और चल लो, कहीं न कहीं तो मदद मिल ही जाएगी। माँ, क्या आज हमें खाना मिलेगा? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। केशव ने आसमान की ओर देखा, मानो ऊपर वाले से कुछ कह रहा हो। मैंने मेहनत में कभी कमी नहीं रखी प्रभु, फिर भी ये दिन देखना पड़ रहा है। रास्ते में वे एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर रुकते हैं। मोहन थककर जमीन पर बैठ जाता है। बाबा, क्या हम फिर कभी अपने घर लौट पाएंगे? हाँ बेटा, जरूर लौटेंगे। ये बुरा वक्त हमेशा नहीं रहेगा। अपने टूटे सपनों और भारी दिल के साथ केशव फिर से कदम बढ़ाता है। अंधेरे रास्ते पर चलते हुए उसे बस एक ही आस थी कि कहीं न कहीं उन्हें नया सहारा जरूर मिलेगा। काफी देर तक भटकने के बाद केशव अपने पुराने मित्र देवेंद्र के घर के सामने आकर रुकता है। उसके कदम भारी थे और आंखों में थकान के साथ साथ संकोच भी था। वो पल भर रुकता है, फिर धीरे से दरवाजा खटखटाता है। अरे केशव, तुम इस हालत में? अंदर आओ भाई, पहले अंदर तो आओ। केशव को देखते ही देवेंद्र सब समझ जाता है। वो बिना कोई सवाल किए उसे अंदर ले जाता है। भाभी जी, आप भी अंदर आइए। और मोहन बेटा, थक गए हो ना? हाँ काका। पहले पानी पी लो, फिर आराम से बात करेंगे। देवेंद्र, हम बहुत मुसीबत में हैं। गांव छोड़ना पड़ा, खेत घर सब चला गया। इतना कहते ही केशव टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बस अब कुछ मत कहो, आज से यही तुम्हारा घर है। जब तक चाहो यहीं रहोगे। ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा देवेंद्र। जब सबने मुंह मोड़ लिया तब तुमने सहारा दिया। एहसान की बात मत करो, दोस्ती का मतलब ही यही होता है, बुरे वक्त में साथ देना। देवेंद्र राधा और मोहन की ओर देखता है। भाभी जी, आप चिंता मत कीजिए, भगवान ने चाहा तो सब फिर से ठीक हो जाएगा। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। आपने आज हमें नया जीवन दिया है। उस छोटे से घर में उस रात उम्मीद ने फिर से जन्म लिया। दर्द अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अब अंधेरे में एक उजाला जरूर दिखाई देने लगा था। चलो पकौड़ी बनाकर बेचते हैं। भगवान पर भरोसा है। पकौड़ी बहुत स्वादिष्ट हैं। धीरे धीरे दुकान चलने लगी। समय के साथ केशव का जीवन फिर से पटरी पर आ गया था। नगर में मेहनत और ईमानदारी से उसने अपनी पहचान बना ली थी। अब उसके पास इतना सामर्थ्य आ चुका था कि वो बीते हुए कल का सामना कर सके। लेकिन शहर की चकाचौंध के बीच भी उसका मन बार बार गांव की मिट्टी की ओर खिंच जाता था। राधा, शहर ने हमें दोबारा जीना सिखाया, मगर दिल अब भी गांव में ही अटका हुआ है। मुझे अपने खेत, वो मिट्टी की खुशबू, सुबह की ठंडी हवा सब बहुत याद आता है। सच कहते हैं जी, यहाँ सब कुछ है, मगर वो अपनापन नहीं जो गांव में था। अब हालात बदल चुके हैं। हमारे पास मेहनत की कमाई है, सम्मान है। अब वक्त आ गया है कि हम वापस अपने गांव लौटें और फिर से नई शुरुआत करें। अगर आपका मन गांव में बसता है तो मेरा मन भी वहीं है। वहीं सुकून है, वहीं हमारी असली पहचान है। दोनों की आंखों में बीते दुखों की परछाइयां थीं, लेकिन साथ ही भविष्य की एक नई उम्मीद भी चमक रही थी। तो तय रहा, अब गांव लौटते हैं। इस बार डरकर नहीं, हौसले के साथ। हाँ जी, वहीं सुकून है। गांव वापसी का ये फैसला सिर्फ एक जगह बदलने का नहीं था, बल्कि अपने आत्मसम्मान और जड़ों की ओर लौटने का फैसला था। केशव के गांव लौटने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई थी। जिन लोगों ने कभी उसकी पीठ पीछे बातें की थीं, आज वही उसके सामने आने से झिझक रहे थे। इन्हीं में भैरव भी था, जिसके दिल में अब चैन नहीं था। बीमारी, गरीबी और अपराध बोध ने उसे अंदर से तोड़ दिया था।
एक शाम भैरव कांपते कदमों से केशव के घर के दरवाजे पर पहुंचता है। उसके चेहरे पर डर, पछतावा और शर्म साफ दिखाई दे रही थी। केशव भाई, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मेरी जलन ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। वही मैं था जिसने तुम्हारी फसल बर्बाद करवाई। आज मैं बहुत पछता रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। ये सुनते ही केशव एक पल के लिए स्तब्ध रह जाता है। उसकी आंखों के सामने बीते संघर्ष, भूखे दिन और टूटे सपने घूम जाते हैं। तुम्हारी एक हरकत ने मेरे परिवार को सड़कों पर ला खड़ा किया था। मेरे बच्चे ने भूख सही, मेरी पत्नी ने आंसू पिए। क्या तुम्हें इसका अंदाजा है? हाँ केशव भाई, हर दिन वही दृश्य मेरी आंखों के सामने घूमता है। मुझे नींद नहीं आती। ऊपर वाले ने मुझे सजा दे दी है। केशव कुछ पल चुप रहता है, फिर गहरी सांस लेकर आसमान की ओर देखता है। माफी मैं नहीं देता भैरव, माफी ऊपर वाला देता है। अगर तुम्हारा पछतावा सच्चा है तो उससे माफी मांगो। मैं सच्चे दिल से पछता रहा हूँ। अब कभी किसी का बुरा नहीं सोचूंगा। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है ताकि मेरे दिल का बोझ हल्का हो सके। मगर याद रखना, कर्म का फल हर किसी को मिलता है। भैरव फूट फूट कर रो पड़ता है। उसके आंसुओं में अपराध बोध भी था और मुक्ति की उम्मीद भी। उस दिन केशव ने सिर्फ एक इंसान को नहीं, बल्कि अपनी पीड़ा को भी माफ कर दिया था। केशव ने अपनी जमीन वापस पाई और परिवार के साथ सुखी जीवन बिताने लगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।